बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो लास्ट लेक्चर था न्यूरोनल कंट्रोल, उसके हवाले से हम बात करें। न्यूरोनल कंट्रोल ऑफ द स्मूथ मसल्स के हवाले से हम जब बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब ये लेक्चर शुरू किया था कि स्मूथ मसल जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वैरायटी में आते हैं, यानी बेसिकली दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर। तो जो इनवॉलेंट्री जो नेचर है वो उसकी वजह ये है कि इनवॉलेंट्री मसल्स डू नॉट फटीग, ठीक है, और उसके अलावा दे डू नॉट नीड रेस्ट, they can contract continuously throughout life. So what we need basically for our internal organs is that the muscle should work continuously without being fatigued. तो उसके लिए फिर आपके जो है वो autonomic nervous system is the by far the most important, the most feasible kind of a nervous system that can be a nervous supply that can be provided to any kind of a muscle. सही है जी। तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, यानी दे आर बेसिकली इनवॉलंटरी इन नेचर। अच्छा, अब ये जो जो नर्वस जो सिग्नल्स हैं वो किस तरह से जाते हैं कि बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो डिफ्यूज जंक्शन से रिलीज होता है into the matrix which is present around the smooth muscles। ठीक है, अगर आपको याद हो स्केलेटल मसल्स के अंदर हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किया था, जिसमें ये था कि जी नर्व एंडिंग्स के ऊपर जो है वो न्यूरोनल बल्ब्स होते हैं, और वो न्यूरोनल बल्ब्स क्या करते हैं कि वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो स्पेस होता है उसमें वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके यानी स्केलेटल मसल्स के ऊपर जाके वो बाइंड करते हैं और फिर अपनी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। उसके मुकाबले में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे किस तरह से होता है कि बेसिकली जो एक स्मूथ मसल्स का जो एक पूरा सेटअप होता है उसके चारों तरफ एक मैट्रिक्स सराउंड किया हुआ होता है स्मूथ मसल्स में। न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज इन दैट मैट्रिक्स, वहां से वो डिफ्यूज करता है, और डिफ्यूज करने के बाद यानी बेसिकली जो रिलीज होता है नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर अवे फ्रॉम द मसल्स बेसिकली रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। वो वहां से फिर वो डिफ्यूज करता है, नर्व सिग्नल जो है वो वहां से एक्शन पोटेंशियल गैप जंक्शन तक पहुंचता है। फिर टर्मिनल साइनेप्टिक बल्ब्स मौजूद नहीं होते हैं बल्कि वेरिकोसिटीज मौजूद होती हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नर्व। ठीक है, वो पूरी नर्व जो कि स्मूथ मसल्स के ऊपर से गुजर रही होती है उसमें डिफरेंट जगहों पे वेरिकोसिटीज मौजूद होती हैं, और वो वेरिकोसिटीज बेसिकली रिलीज कर रही होती है न्यूरोट्रांसमीटर को। ये अगेन जो हम बात करें ये पूरी ये हम बात करें सिंसीशियम की। सिंसीशियम के जो मसल्स होते हैं उसमें अगर मैं इसकी नेक्स्ट पिक्चर पे जाऊं, ये आप देख सकते हैं, दीज आर द विसरल स्मूथ मसल्स। अब यहाँ पे ये नर्व आई, नर्व आके यहाँ पे टर्मिनल डिवीजन कर रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये टर्मिनल डिवीजन पे डिफरेंट वेरिकोसिटीज बनी हुई हैं, और ये वेरिकोसिटीज न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है। इसके नतीजे में क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है मसल्स की उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उससे आगे के जितने भी मसल्स हैं उनको जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो आउटर लेयर्स के थ्रू डिफ्यूजन से, जो गैप जंक्शन होते हैं उसके थ्रू डिफ्यूजन होती है और वो इंटरनल लेयर्स तक पहुंचती है। ठीक है जी। तो वहां तक ये फिर जो है वो आपका क्या कहना चाहिए कि जो 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 नर्व सिग्नल है वो पहुंचता है, और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फिर इस तरह से होती है। ठीक है जी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम वापस आ जाएं जो मल्टी यूनिट टाइप है, वहां पे वेरिकोसिटीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं 20 to 30 नैनोमीटर्स अवे साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरह से, और ये कॉन्टैक्ट जंक्शंस कहलाते हैं। मसल्स आर एबल टू एक्ट फास्टर एज कम्पेयर टू द स्मूथ मसल्स, जो विसरल स्मूथ मसल्स हैं उसके मुकाबले में। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कंट्रोल है वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर या इनहिबिटरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द एरिया। एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो मेजर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि स्मूथ मसल्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। जो एसिटाइलकोलिन है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स हैं, यानी आपका जो जो सिंपैथेटिक आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू
sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. ठीक है जी, sympathetic nervous system के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है fight and flight, यानी it deals with all kind of emergencies. ठीक है जी, जबकि इसका मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है जी, तो ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला मैकेनिज्म है इसका नाम। इसके मतलब ये होता है कि जब भी आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है तो उस टाइम पे आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो काम कर रहा होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है, जबकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो आपके मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि काम करते हैं। अगर देखा जाए तो जब हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है तो बेसिकली आपके सिस्टमैटिक एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा हो रही होती हैं। आपने या तो लड़ाई करनी है या आपने भागना है, जो भी करना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है जिसके अंदर आप रेस्ट नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली जब आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहां पे न्यूरोनल सप्लाई नहीं हो रही होती। तो यूजुअली जो दिमाग में जो बात आती है वो क्या आती है कि जी एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जब भी काम करेंगे तो वो आपका जो विसराज हैं उनको बेसिकली डीएक्टिवेट करेंगे और उनकी एक्टिविटी को कम करेंगे एज कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन जो कि आपका जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मैकेनिज्म है यानी जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करेगा। लेकिन अगेन ये एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ये हो रहा होता है कि जी जो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन काम कर रहा होता है लेकिन काम जो है वो इनहिबिशन का हो रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि एसिटाइलकोलिन बेसिकली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, बट अगेन इट इज इनहिबिशन, इट इज डूइंग द इनहिबिशन। सो व्हाई दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट आपका न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि एक्साइटेशन होगी या इनहिबिशन होगी। बेसिकली जो पोस्टाइनैप्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर लगा है वो इम्पोर्टेंट होता है। आगे इसका एक लंबा डिस्कशन है जो हम करने लगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि एसिटाइलकोलिन अगर अपने एक्साइटेटरी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो एक्साइटेशन होगी, लेकिन अगर जो रिसेप्टर इनहिबिटरी है इन नेचर तो उसके साथ अगर एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो इनहिबिशन होगी। तो सेम इज द केस विद द एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के अगर तो जो पोस्टाइनैप्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वहां पे जो रिसेप्टर लगा हुआ है अगर वो एक्साइटेटरी इन नेचर है तो फिर तो एक्साइटेशन होगी, और अगर एक्साइटेटरी नहीं है इन नेचर तो फिर एक्साइटेशन नहीं होगी, इनहिबिशन होगी। Obviously both the neurotransmitters are secreted from the neurons of the autonomic nervous system. अगेन ये बात याद रखने वाली है कि अगर दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स एक ही जगह पे मौजूद हैं तो वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। से फॉर एग्जांपल अगर एसिटाइलकोलिन एक्साइटेशन कर रहा है तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो इनहिबिशन करेगा, लेकिन इन ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर नॉरएपिनेफ्रिन एक्साइटेशन कर रहा है तो जो एसिटाइलकोलिन है वो इनहिबिशन करेगा। दिस इज बेसिकली इज द रूल। बोथ ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स। Some receptors are excitatory, some are inhibitory, and depending upon the that अच्छा मेम्ब्रेन और एक्शन पोटेंशियल के हवाले से जब बात करते हैं तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अगर आपको याद हो तो हमने जो लार्ज मसल फाइबर्स जो स्केलेटल मसल फाइबर्स थे और जो लार्ज न्यूरॉन्स थे उनका -90 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पड़ा था। ठीक है जी, उसके मुकाबले में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मोर पॉजिटिविटी इज फाउंड इनसाइड दीस मसल्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल of the smooth muscles is -50 to -60 millivolts। ठीक है जी, एक्शन पोटेंशियल जो है वो दो तरह का होता है। पहला कहलाता है स्पाइक पोटेंशियल, यानी यूनिटरी मसल्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। 10 to 50 milliseconds की ड्यूरेशन का होता है। एक्शन पोटेंशियल इज इलिसिटेड बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स, केमिकल स्टिमुलेशन, हार्मोनल स्टिमुलेशन या नर्व सप्लाई, व्हाटएवर द रीजन इज, ये स्पाइक पोटेंशियल आता है। यानी एक ऊंची एक स्पाइक आएगी और एक स्पीड अप वाला जो एक आ जाएगा एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल विद द प्लेटू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है बेसिकली दिस इज अ प्लेटू। इसमें क्या होता है कि एक्टिव डिपोलराइजेशन होती है। डिपोलराइजेशन होने के बाद जो कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं इस जगह पर। सो बेसिकली यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का
यहाँ पे आपको मालूम है, पहले भी हम कर चुके हैं कि यहाँ पे सोडियम की जो फास्ट चैनल्स हैं वो ओपन हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में आपको एक रैपिड अपस्ट्रोक मिलता है। अच्छा, आपको मालूम है कि डिपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो पोटेशियम चैनल्स के ओपन होने से होता है स्लो। ठीक है जी, लेकिन ये प्रोसेस मजीद स्लो डाउन हो जाता है जब यहाँ पे स्लो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। और जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो उसके नतीजे में जो जो डिपोलराइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, और एक छोटा बड़ा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मसल प्रेजेंट एक प्लेटू बनता है। ये जो प्लेटू बनता है, इस प्लेटू के बाद फिर दोबारा से पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग के नतीजे में ये टेक ओवर हो जाता है और ये रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। अगर तो थोड़ा सा और, अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थोड़ा सा और नीचे चला जाए तो फिर हाइपरपोलराइजेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। सो बेसिकली जो ये जो प्रोसेस है ये प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और डिलेड रिपोलराइजेशन होती है 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड तक की जो है ये ऑलमोस्ट पूरी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, जो कि आमतौर पर ऐसा नहीं हो रहा होता। ठीक है जी, यूरेटर में, यूट्रस में और कुछ वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, वहां पे इस तरह की जो पोटेंशियल है वो पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद फिर स्मूथ मसल्स के अंदर कैल्शियम चैनल जो हैं वो ज्यादा होते हैं सोडियम के मुकाबले में। उनका काम क्या होता है कि वो स्लो ओपनिंग कराते हैं, और पहली चीज सोडियम चैनल्स बहुत फास्ट होते हैं, रैपिड, very early to come and very early to go out back। ठीक है जी, तो स्लो ओपनिंग हो रही होती है कैल्शियम की, उसकी वजह से स्लो काम करते हैं, तो एक लंबा पीरियड भी होता है। अभी पीछे वाली जो तस्वीर थी उसके अंदर हमने देखा भी कि स्लो कैल्शियम चैनल्स के नतीजे में आपको एक प्लेटू भी मिल रहा है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट कैल्शियम चैनल इज डूइंग। लेकिन इसके अलावा एक और चीज भी है कि अगर हम स्केलेटल मसल्स में देखते हैं तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके नतीजे में उस एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने के नतीजे में कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से ओपन होते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, फिर वो कैल्शियम जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होती है। उसके मुकाबले में जब हम कैल्शियम चैनल्स की ज्यादा बात करें तो कैल्शियम चैनल इन एडिशन टू जनरेटिंग एन एक्शन पोटेंशियल इन द स्मूथ मसल्स, इट्स आल्सो एक्टिवेटिंग, ऑब्वियसली जो उसका काम है एक्टिवेशन कराना और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना, तो वो एक ही वक्त में एक ही चैनल से जो आयंस आ रहे होते हैं वो दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं, यानी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना भी और डिपोलराइजेशन कराना, और उसके अलावा मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी कराना। यूनिटरी स्मूथ मसल्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक्साइटेशन ऑफ स्मूथ मसल्स कैल्शियम चैनल की वजह से होती है। स्मूथ मसल्स यूजुअली जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं उसके लिए उनको स्मूथ मसल वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे होते हैं, वो स्लो वेव्स कहलाती हैं। स्लो वेव रिदम कहलाता है, जो कि ऑटोमेटिकली रिदमिक वेव्स होती हैं, जनरेट हो रही होती हैं। मैकेनिज्म या कॉज क्या है वो नोन है, लेकिन आपको मैं पीछे वाली पिक्चर पे लेकर जाती हूँ। दिस इज व्हाट स्लो वेव्स आर। ठीक है जी, ये वाली जो पिक्चर है सॉरी, ये वाली जो पिक्चर है ये स्लो वेव्स है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, और इस तरह से ही ये कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है कि स्लो वेव्स के लिए जो एक्शन पोटेंशियल है वो -65 से -35 मिली वोल्ट्स के अंदर हो जाता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे होते हैं, जो कि पेसमेकर वेव्स भी कहलाती हैं। पेसमेकर वेव्स क्या होती हैं कि एक का पेस जनरेट कर देती हैं, वो साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शंस रिदमिक होती हैं, जिसके नतीजे में एक का सेट बन जाता है कि यही एक नॉर्मल पेस है। यही पेस से मुराद क्या है, स्पीड, तो वो उस स्पीड को बेसिकली मॉनिटर करने वाली जो वेव्स होती हैं ये वो होती हैं सीक्वेंशियल एक्शन पोटेंशियल्स जो आते हैं। स्मूथ मसल्स कैन बी एक्साइटेड बाय स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस आल्सो, यानी से फॉर एग्जांपल आप की जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, पेट बिल्कुल से फॉर एग्जांपल मैं जीआईटी की बात करती हूँ, जीआईटी में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, खामोशी से मतलब आपने बहुत देर से कुछ खाना नहीं खाया, दो वजूहात हो सकती हैं कि आपने बिल्कुल बहुत देर से कुछ खाना नहीं खाया और आपका जो है खाने का टाइम हो गया है, और उस खाने के टाइम के ऊपर आपका एसिड रिलीज हुआ, आपको एकदम से पेट के अंदर जो तकलीफ होगी और आपके जो स्टमक है उसके अंदर ग्राइंडिंग मूवमेंट शुरू हो जाएगी। अब ये जो ग्राइंडिंग मूवमेंट है ये क्यों आई, आपका जो टाइम था खाने का टाइम हो चुका है, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है, एसिड रिलीज हुई है और उस एसिड ने
क्योंकि वो जो केमिकल चेंज आया, उस केमिकल चेंज के नतीजे में आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हुए और उसने कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दी। अब वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी उस वक्त तक के जब तक कि आप पेट में कुछ डालना लें। अब जब आपने पेट में डाल लिया तो जाहिर सी बात है, जब खाली स्टमक था, स्टमक में अंदर कुछ खाने की चीज चली गई, तो आपकी जो मसल्स जो बिल्कुल रिलैक्स पड़े हुए थे उनमें स्ट्रेच आएगा। जैसे ही स्ट्रेच आएगा, अगेन एक नया जो सीक्वेंस है वेव्स का वो स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो है वो साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी। And this is what basically is the basis of the peristaltic waves which are present in the GIT. मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो कि इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं, मसल फाइबर्स। सो यहाँ पे नर्व स्टिमुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब भी नर्व स्टिमुलेशन होगी तो ये रिस्पॉन्ड करेंगे। एक्शन पोटेंशियल इज यूजुअली नॉट जनरेटेड एज मसल फाइबर्स आर वेरी स्लो, और ये मतलब वेरी शॉर्ट स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे फाइबर्स होते हैं ना, तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकें। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो विदाउट एक्शन पोटेंशियल होती है। To generate an action potential 30 to 40 fibers or to generate a potential, यानी एक साथ जब 30 to 40 यानी वो अगेन सेंसेशियल फाइबर्स की तरफ चले गए, तो आपका जो मल्टी यूनिट फाइबर्स हैं वो 30 to 40 फाइबर्स तो एक साथ जमा होते ही नहीं ना, तो जब जमा नहीं होते तो वो एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं करते। उसके बाद फिर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन नर्वस स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जो कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं। एक तो जो लोकल केमिकल्स पे जो रिस्पॉन्स आता है, यूजुअली वो किस तरह का है, ऑक्सीजन की कमी से या कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती। अच्छा, ये चीज एक साथ साइमल्टेनियस भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है जी, या कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती हो गई है, दोनों चीजें हो सकती हैं, या ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है एक साथ साइमल्टेनियसली। दोनों सूरतों में स्मूथ मसल्स रिलैक्स करते हैं, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो भी रिलैक्सेशन होती है। लैक्टिक एसिड, एडिनोसिन, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस की डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, ये तमाम की तमाम चीजें मसल्स को रिलैक्स करती हैं। इसके मुकाबले में जो लोकल डिस्टेंट हार्मोन्स होते हैं लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, एंजियोटेंसिन, एंडोथिलीन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये तमाम की तमाम जो है वो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं। अच्छा जी, अब मैकेनिज्म ऑफ स्मूथ मसल एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन जो कि मैंने कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले, उसके बाद फिर हम ये बात करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे एक चीज आपको मैं बहुत क्लियरली समझाना चाह रही हूँ जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल ये नर्व है और ये इसके अंदर ये वेरिकोसिटी बनी हुई है, ये आपका स्मूथ मसल है। ठीक है जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ठीक है, वेरिकोसिटी से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और उसने जो है आपकी जो मेम्ब्रेन है इसके साथ आके इंटरेक्शन किया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेक्शन हो गया, अब यहाँ पे मल्टीपल जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। मैं ही कह रही हूँ एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है, ये जो रिलीज हो रहा है, तो अब ये क्या हो रहा है कि एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, मैं ही कह रही हूँ कि बेसिकली इट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है जी, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है मान लिया। लेकिन क्या अगर रिसेप्टर जो है वो एक्साइटेटरी नहीं हुआ, इनहिबिटरी हुआ, तो क्या ये एक्साइटेशन कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या कर रहा होता है कि रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है उसको एनहांस कर रहा होता है। बेसिकली अ न्यूरोट्रांसमीटर इज एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर, whatever that activity is, ये बात याद रखिएगा, whatever that activity is, it is being enhanced by the neurotransmitter, that's it, ठीक है जी। तो अब अगर फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन, यहाँ पे ये एक रिसेप्टर है, ठीक है, इस एक रिसेप्टर का यानी हम इसको नंबर दे देते हैं रिसेप्टर 1, रिसेप्टर 2 एंड रिसेप्टर 3। रिसेप्टर 1 जो है इसके साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड हुआ, नतीजा क्या निकला, इसके नतीजे में सोडियम चैनल ओपन हो गए, रिसेप्टर 2 एक्टिवेट हुआ, नतीजतन पोटेशियम चैनल एक्टिवेट हो गया,
रिसेप्टर 3 एक्टिवेट होने के नतीजे में आपको कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग हो रही है। सोडियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है पॉजिटिविटी इन द सेल बढ़ेगी। क्यों? इसलिए कि सोडियम चैनल ओपन होंगे। ठीक है जी, सोडियम का इनफ्लक्स बढ़ेगा। जब सोडियम का इनफ्लक्स बढ़ेगा, पॉजिटिविटी इनसाइड आएगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो क्या होगा, एक्साइटेशन होगी। सेम इज द केस विथ, ये सोडियम हो गया, सेम इज द केस विथ कैल्शियम। कैल्शियम एंटर होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी तो एक्साइटेशन होगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने के नतीजे में भी एक्साइटेशन होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है या सोडियम चैनल्स को ओपन करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन सपोज ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर, सॉरी ये मैंने गलत एरो बना दिया, से फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे चैनल ओपन हुआ है पोटेशियम का। अब आपको मालूम है कि जो पोटेशियम चैनल है उस पोटेशियम इंट्रासेल्यूलर आयन है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा सेल्यूलरली प्रेजेंट नहीं होता। जब चैनल ओपन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, तो उसके नतीजे में पोटेशियम विल बी मूविंग आउटवर्ड बिकॉज पोटेशियम इज नॉट प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो अब जब पोटेशियम आउटवर्ड जाएगा तो अपने साथ पॉजिटिविटी ऑफ द इनर साइड ऑफ द सेल को बाहर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और जब नेगेटिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इनहिबिशन हो रही है। से फॉर एग्जांपल यही एसिटाइलकोलिन है, इसने पोटेशियम चैनल को अगर ओपन कर दिया है तो ये एक्साइटेटरी होगा कि इनहिबिटरी होगा? इट वुड बी ऑब्वियसली इनहिबिटरी। ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट बेसिकली एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन मींस कि एसिटाइलकोलिन या व्हाटएवर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, इट कैन एक्ट simultaneously as excitatory neurotransmitter and inhibitory neurotransmitter just depending upon the type of receptor it's going to attach with। ठीक है जी, तो पोटेशियम के साथ या क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं, क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे, नेगेटिविटी बढ़ाएंगे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज आयंस है। तो जब वो नेगेटिविटी बढ़ाएंगे इनसाइड द सेल, ऑब्वियसली सेल जो है वो इनहिबिट होगा। तो इनहिबिशन के लिए जो आमतौर पे जो चैनल्स खुल रहे होते हैं वो पोटेशियम और क्लोराइड चैनल्स खुल रहे होते हैं। एक्साइटेशन के लिए जो चैनल्स खुल रहे होते हैं वो बेसिकली सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स खुल रहे होते हैं। और इन तमाम चीजों की बेस पर आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। होपफुली आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड स्पेंडिंग योर टाइम विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।